मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। असूक्ष्म पादपों तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव हैं। कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या आपको याद है जीवित जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीवित जीव आते हैं? वे कौन से जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माना जाए? सूक्ष्मदर्शी सर्वव्यापी होते हैं। यह मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादप में पाए जाते हैं। जहाँ किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, अतः गीजर के भीतर गहराई तक तापीय चिमनी, जहाँ ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है, मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे तक तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव विविध रूपायिती प्रोटोजोआ, जीवाणुओं, कवक और सूक्ष्मदर्शी पादपों एवं प्राणियों से होते हैं। विषाणु, वीरायड तथा प्रोयन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों को चित्र 10.1 तथा 10.2 में दिखाया गया है। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवों की पोषक मीडिया माध्यम पर उगाया जा सकता है ताकि वृद्धि कर यह को कॉलोनी का रूप ले और इन्हें नग्न नेत्र से देखा जा सके। चित्र 10.3 ऐसे संवर्धन जन सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन के दौरान काफी लाभदायक होते हैं। चित्र ओ वाले में शीर्ष कॉलर पुच्छ प्लेट्स सूची, 100 वाले में कासाभिका दंडाकार बैक्टीरियम, 100 वाले में संगठित दंडाकार विषाणु। चित्र 10.1 जीवाणु बैक्टीरिया, ओ वाले में दंडाकार आवर्धित रूप 1500 x, गोलाकार आवर्धित रूप 1500 x, कसाभिका प्रदर्शन करते हुए 50,000 x आवर्धित दंडाकार बैक्टीरिया। 10.2 वाले चित्र में विषाणु जीवाणु भोजी, ओ वाले में है वो वाले में एडिनो वायरस जो शोषणीय संक्रमण उत्पन्न करता है। दंडाकार टैम्बको मोजेब वायरस TMB 1 लाख से 1 लाख यानी 15 लाख तक आवर्धित है। चित्र 100 वाले में जो दिखाई गई है। ओ वाले में पेट्री प्लेट में वृद्धि कर रही जीवाणु की कॉलोनियां, वो वाले में पेट्री प्लेटों में वृद्धि कर रही कव की कॉलोनियां, कॉलोनियां बीच में दिखाई गई हैं जो क्षेत्र घेर रखी है। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीवी मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी सूक्ष्म जीव हानिप्रद हैं। अधिकांशतः सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद हैं। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीवों के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान पर निम्नलिखित पृष्ठों में परिचर्चा की गई है। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंद तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभ के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इसे निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध से दही में बदल जाते हैं। इतने ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाली रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। चावल दाल का बना ढीला ढाला
आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इस आटे की फूली उभरी सल्क CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उपापचयी पथ CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए यह बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रांड बनाने में किया जाता है, उसमें बैंकर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत में कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी है। इस ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, मछली, सोयाबीन तथा बांस, परोह आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है। पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन, संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं। विशेष सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से आते हैं। उदाहरण के लिए स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपिओनी बैक्टीरियम सरमेनाई नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। रॉकवुड चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं, जिससे विशेष सुगंध आने लगती है। 10.2 औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वन कहते हैं। चित्र 10.4 में किण्वन फर्मेंटर का दृश्य दिखाई गई है। किण्वन पेय सूक्ष्म जीवों विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, हिस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेय के उत्पाद में किया जाता आ रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस, जो सामान्यतः बीवर्सस ईस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, ब्रांड बनाने तथा मल्टीकृतिक धान्यों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। क्या आपको वे उपापचयी अभिक्रियाएं याद हैं जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट द्वारा एथेनॉल उत्पादित होता है? विभिन्न प्रकार के एल्कोहलिक पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन आसवन तथा उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि हिस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वन रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। किण्वन संयंत्र प्लांट का फोटोग्राफ चित्र 10.5 में दिखाया गया है। 10.5 का दृश्य किण्वन संयंत्र का ये दृश्य दिखाई गई है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों एंटीबायोटिकों का उत्पादन 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज है और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खिलाफ या बायो का अर्थ जीवन है। दोनों को मिला देने से इसका अर्थ जीवन के खिलाफ हुआ। रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित ही हैं। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसका खोज एक प्रकार का हादसा या घटना थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना ध्रुवीय प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए हैं।
जिस कारण स्टेफिलोकोकस वृद्धि न कर सका। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोलेर को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्म जीवियों से अन्य एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया गया। क्या आप कुछ अन्य प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के नाम तथा उनके स्रोतों के बारे में बता सकते हैं? प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, गला घोंटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मरे हैं के उपचार के लिए एंटीबायोटिक ने हमारी क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। आज हमें एंटीबायोटिक से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम्स आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल का एस्परजिलस नाइगर, एक कवक, एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाई, जीवाणु ब्यूट्रिक अम्ल का कोलस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, एक जीवाणु तथा लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस आदि हैं। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट, सैकेरामाइसीज सेरिविएसेई का प्रयोग किया जाता है। लाइपेज का उपयोग अपमार्जक, समरूपण तथा धुलाई में कपड़े से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार से खरीद कर फल रस की जो बोतलें लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। पेक्टिनेजिज तथा प्रोटीएजिज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। स्टेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं में थक्का क्लॉट हटाने में यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हृदय घात के अग्रग मायोकार्डियल इंफेक्शन से गुजारते हैं। अन्य जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए है जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलोस्पर्म नामक कवक से किया जाता है। मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न इन टैटिनिक का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा स्पंदन निरोधन की तरह क्रिया करते हैं। वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वहित मल सीवेज भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि वहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे होता होगा। इसे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी, झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं क्यों। अतः विसर्जन से पूर्व वहित मल का उपचार वहित मल संयंत्र में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार पर पोषित सूक्ष्म जीवों से किया जाता है जो वहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। प्राथमिक उपचार मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वहित मल में से छोटे
बड़े छोटे कणों का निस्यंदन, फिल्ट्रेशन तथा अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमित निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद शीत बालुकसन, ग्रीट मृदा तथा छोटे कुटिकाओं पेवल को आश्वास अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक अपवंक स्लज के नीचे बैठ कण है वह और प्लावीय सुपरटेनेंट बहिस्राव इम्फ्लुएंट का निर्माण करता है। बहिस्राव को प्राथमिक निष्सादन से सेंटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानिकी उपचार प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंक से गुजारा जाता है। चित्र 10.6 जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि उर्वरक कवकीय तंतु से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसे संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्राव के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। वहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीओडी घट न जाए। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवियों द्वारा ऑक्सीजन के उद्गरण की दर का मापन बीओडी परीक्षण। चित्र 10.6 वहित मल उपचार संयंत्र का वायवीय टैंक का प्रदर्शन दिखाया गया है। बीच में बना ये जल बगल में दिखाई गई है से किया जाता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन भी बीओडी है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। एक बार वहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिस्राव को निस्सादन सेटलिंग टैंक में भेजते हैं जहां जीवाणु झुंड फ्लास्क उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सक्रियता अपंक कहलाता है। सक्रियित अपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वाई टैंक में पंप करते हैं। वह अपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। अपंक का बचा खुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है जिसे अवायवीय अपंक संपाचित्र एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, जहां जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती है वे अपंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेते हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूंकि यह ज्वलनशील होती हैं इसी कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। द्वितीयक उपचार प्लांट में बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झरनों में छोड़ दिया जाता है। वहित मल उपचार संयंत्र का आकाशीय चित्र 10.7 में दिखाया गया है। ये आकाशीय चित्र 10.7 वहित मल का उपचार संयंत्र आकाशीय चित्र लिया गया है। आकाशीय चित्र बनाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्म जीवों प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से इसी कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता आ रहा है। आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी वहित मल के सूक्ष्म जीव उपचार के सामने नहीं टिक पाई। आप जानते ही हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अतः वहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने में इन उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है। इसीलिए
अपचारित वहित मल को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रही है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास स्थित ऐसे किसी भी वहित मल उपचार संयंत्र में जाएं जो अत्यंत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव होगा। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बायोगैस एक प्रकार से गैसों जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है का मिश्रण है, जो सूक्ष्म जीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपचयन के दौरान सूक्ष्म जीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्म जीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। उपर्युक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर, चीज निर्माण तथा पेयों का उत्पादन में CO2 गैस की मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों में अवायवीय रूप से उगते हैं, वह CO2 तथा H2O के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं की मीथेनोजेन कहते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मीथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है, जिसका वर्णन वहित मल उपचार में पहले किया गया है। यह जीवाणु पशुओं के रूमेन प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं। रूमेन में सेलुलोजीय पदार्थ की बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रूमेन में यह जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में उपस्थित सेल्यूलोज को हम मानव भी पचाने के योग्य हैं? इस प्रकार पशुओं के मल डंग उनमें जिसे सामान्यतः गोबर कहते हैं, यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेल्यूलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस संयंत्र एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की करदम तस्तरी भरी जाती है। करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्म जीवों सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है और बायोगैस संयंत्र में एक निकासी होती है जो एक पाइप से जुड़ी रहती है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई करदम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है, जहां चित्र 10.8 संयंत्र का एक प्रारूप बायोगैस डाइजेस्टर्स, गोबर गैस, सलज गैस होल्डर और गैस ऊपर निकल जाती है जो CH4 प्लस CO2 जहां पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस संयंत्र प्लांटों को अधिक बनाया जाता है। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र चित्र 10.8 में दिखाया गया है। भारत में बायोगैस उत्पादन की ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। यदि आपका विद्यालय किसी गांव अथवा गांव के पास स्थित है तो इसका पता लगाकर बायोगैस संयंत्र प्लांट को देखने जाएं और जो लोग इसके प्रबंधन से में जुड़े हैं उन लोगों से मिलें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में यह समस्या रसायनों, कीटनाशी तथा पीड़क नाशियों के बढ़ते हुए प्रयोग की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीवों जंतुओं के लिए अत्यधिक ही विषैले तथा हानिकारक हैं। ये पर्यावरण, मृदा, भूमिगत जल
को प्रदूषण करते हैं तथा फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है, यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। ऑर्गेनिक फार्मर कृषक के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वह उतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। अतः ऑर्गेनिक फार्मर कृषि एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट, इन्हें पीड़क भी कहते हैं, उन्मूलित न हो। वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रित स्तर पर एक जीवित तथा कंपयमान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संतुलन तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रोटेक्टिक्स के विपरीत बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायन प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रतात्मक दृष्टिकोण है जिससे करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। खेत प्राणी जात फौना तथा पेड़ पौधों फ्लोरा का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर कृषि में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। उदाहरणतः जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा जाता है, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। इनके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे जो पीड़कों पर अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित हैं। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्तता, रसायन तथा पीड़क नाशियों पर हमारी जो आश्रितता है वह काफी हद तक घट जाएगी। जीव वैज्ञानिकी फार्मिंग के उपगमन प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूपों से परिचित होता है। उदाहरणतः खेतों को पक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया है। यह सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करने में सहायक होते हैं। जाना पहचाना भृंग, बीटल जिन पर लाल तथा काली धरियां पाई जाती हैं तथा व्याध पतंग, ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद हैं। परंतु जहां तक सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है वहां बैक्टीरिया, बैसिलस थीरिजीएंसिस बहुधा बीटी लिखा जाता है का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। शुष्क बीजाणु स्पर्श सुगंधीय थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह, बेसिका तथा फल वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली गई हैं पर छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। जीवाणुओं रोग कैटरपिलर को मार देता है परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता। लगभग पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिकी विधियों के विकास से वैज्ञानिक बैसिलस थीरिनजीएंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़ांक द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी हैं। बीट कॉटन इसका एक उदाहरण है जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्म का उपयोग पादपों रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्म प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिकीय तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादपों रोगजनकों के प्रभावशाली जैव नियंत्रण कारक हैं। बैक्यूलोवायरेसिस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों आर्थ्रोपोड पर हमला करते हैं। अधिकांशतः बैक्यूलोवायरेसिस जो जैव विज्ञान नियंत्रण कारकों की तरह से किए जाते हैं जो
हिड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकर स्पेक्ट्रम कीटनाशकीय उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादपों, स्तनधारियों, पंछियों, मछलियों अथवा यहाँ तक कि लक्ष्य विहीन कीटों पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यह विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए ताकि समकालिक पीड़ प्रबंधन कार्यक्रम की सहायता हो सके अथवा जब संपूर्ण परिस्थिति सुग्राही क्षेत्र का उपचार हो। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होती है। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पादप इसका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणु उदाहरणतः एंजियोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं। यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा स्थापित करते हैं। गलोमस जीन्स के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उस पादपों में भेज देते हैं। ऐसे संबंधों से युक्त पादपों कई अन्य लाभ जैसे मूलावतोड़, रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस योजना से कवक क्या लाभ प्राप्त करते हैं? साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थानीय वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इनमें बहुत सी वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकृत कर सकते हैं जैसे एनाबिना, नास्टॉक, असलीलेटोरिया आदि। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं जिससे उनकी उर्वरता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रसायन उर्वरकों पर आश्रित भी कम हो रही है। सारांश: सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। सभी सूक्ष्म जीव रोग जनिकीय नहीं होते। बहुत से सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं। हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवियों व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB दूध में वृद्धि करते हैं जिससे वह दही में बदल जाता है। गीला गूथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। काकीड़वन सेकेरोमाइसिस सेरिविसी नामक यीस्ट से किया जाता है। किसी पकवान जैसे इडली तथा डोसा जैसे गीले आटे से बनाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवी द्वारा किण्वित किया गया होता है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग चीज, पनीर को एक विशेष बनावट, स्वाद तथा सुगंध देने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है जिनका प्रयोग उद्योग में अलग अलग संसाधनों में किया जाता है।
प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। यह प्रतिजैविक हानिकारक रोगों को उत्पन्न करके सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं। प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 100 वर्ष से अधिक के समय से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग वहित मल, व्यर्थ जल का उपचार, सक्रियता, अपंक अवमल निर्माण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इससे प्राकृतिक में जल के पुनर्चक्रण में भी सहायता मिलती है। मिथेनोजेन संयंत्र अपशिष्ट के अवकर्षण के दौरान मीथेन बायोगैस उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव नियंत्रण विधि द्वारा हानिप्रद पीड़कों को मारने के लिए भी किया जाता है। जैव नियंत्रण मापन से विषैले कीटनाशियों के प्रयोग में भारी कमी आई है, जिनका प्रयोग पीड़क नियंत्रण में किया जाता है। आज इस समय की मांग है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। इनके विविध उपयोगों से स्पष्ट हो चुका है कि जिनका प्रयोग मनुष्य कर रहा है मानव समाज के कल्याण में, इन सूक्ष्म जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण है।